हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मेरा जितिन। अब जो हमारा टॉपिक है, हम स्टडी करने वाले हैं क्रिस्टल के बारे में। जैसे हम लोग जानते हैं क्रिस्टल के केस में कि इन केस ऑफ क्रिस्टल क्या होते हैं, होमोजीनस होमोजीनस पार्ट ऑफ सॉलिड होते हैं। इसमें क्या होता है, रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट पाया जाता है जिनके एक डेफिनेट एंगल होते हैं। तो हम इसी चीज़ के बारे में किसी भी क्रिस्टल में स्टडी करेंगे। क्रिस्टल की जो पिक्चर्स मैं अभी साइड में दिखा रहा हूँ, उसके पैटर्न के आधार से बेसिस पर आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल कुछ इस तरह के होते हैं। और हम अगर बात करें क्रिस्टल के केस में, तो पहला पॉइंट जो इसके लिए होगा वो ये होगा कि ये एक होमोजीनियस पार्ट होगा। होमोजीनियस मीनिंग के अगर आप इस क्रिस्टल को देखते हैं, ये हर एक पोर्शन में एक सिमिलर ही नज़र आते हैं, ठीक। और इनके अंदर जो रेगुलर पैटर्न होता है, जो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये कोई क्रिस्टल है लाइक दिस, ओके। और हम इस एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल के अंदर मान लेते हैं कि ये कोई एक स्ट्रक्चर्ड यूनिट है, ठीक। तो ये यूनिट जो होगी, ये अगर हम इसे रिपीट करेंगे तो ये पूरा क्रिस्टल दोबारा से बनकर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये सी वाली यूनिट जो कहलाएगी, ये इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाएगी, एंड इट इज अ क्रिस्टल। सो इन दिस केस व्हाट यू नो कि यहाँ पर जब हम ये स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करते हैं, तो ये पूरा पोर्शन इसके मिलने के बाद हमको एकदम होमोजीनियस टाइप ऑफ नज़र आता है। अब इनके बीच में जो ये एंगल्स होते हैं, ये से वाले एंगल, या फिर अगर हम बात करें इसका एंगल होगा, ये एंगल्स जो होंगे ये डेफिनेट होंगे। डेफिनेट मीन कि इनका एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, और हर एक क्रिस्टल में या हर एक स्ट्रक्चरल यूनिट के अंदर तुमको ये फिक्स ही मिलने वाला है, ठीक। अगली बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट इसका हो गया डेफिनेट एंगल होता है इसमें। और द थर्ड वन दैट स्ट्रक्चरल यूनिट्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। अंडरस्टैंड? सो इसमें इतना ही पढ़ना है कि क्रिस्टल्स के अंदर ये होमोजीनियस पार्ट होते हैं सॉलिड्स के, इनके डेफिनेट एंगल होंगे, और इसके अंदर स्ट्रक्चरल यूनिट्स का अरेंजमेंट जो होगा एकदम रेगुलर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज क्रिस्टल लैटिस। अगर मैं क्रिस्टल लैटिस की बात करूं, तो इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। सो इन केस ऑफ द 3 डायमेंशनल स्पेस, हम ऐसा करते हैं, एक बड़ी सी यूनिट बनाते हैं, ओके। इट्स अ 3 डायमेंशनल स्पेस, ओके, एंड कट इट डाउन लाइक दिस। That is, and now अब हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में। अगर हम क्रिस्टल लैटिस की बात करें, तो इट इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। यानी कि इसमें जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल पार्टिकल्स का, ये एक स्ट्रक्चर है NaCl की, जो 3 डायमेंशन है। इसके अंदर क्या देखेंगे आप कि एक ब्लॉक के अंदर यहाँ पर क्रिस्टल्स को अरेंज किया गया है कंप्लीटली, और उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट है, जिसे रिपीट करने पर हमें पूरा लैटिस दोबारा से मिल जाता है, ठीक। जो इसका एक पॉइंट है उसे हम बोलेंगे यूनिट सेल, जो हम अभी स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये समझा दूँ इसके बारे में कि ये जो क्रिस्टल लैटिस होता है, इसमें पार्टिकल्स को अगर हम 2 डायमेंशनल के केस में समझने की कोशिश करें, तो फॉर एग्जांपल आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी टाइल्स हैं, और आप उन टाइल्स को लगाते हैं, और अगर आप उन टाइल्स को सिर्फ एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करें, तो वो पॉइंट का जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, एकदम रेगुलर होगा। जैसे रूम के अंदर टाइल्स लगी होती हैं, उनका जो एक अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। इसी केस में क्या देखेंगे हम
कि जब हम उन्हें एक पॉइंट की मान के चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो अरेंजमेंट हो जाएगा रेगुलर हो जाएगा। और अगर हम किन्हीं चार पॉइंट्स को कॉमन मानकर उनका अरेंजमेंट को लेकर चलें तो हम सेम जो इसका पूरा पोर्शन था, यूनिट सेल इन ए सॉलिड्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो उसकी स्ट्रक्चर्स को बनाने में एक मेन रोल प्ले करती है। अगर आप यूनिट उसकी जो किसी सॉलिड की एक यूनिट है क्रिस्टल के अंदर, अगर आप उसे रिपीटेडली रिपीट करते जाएं तो जो क्रिस्टल था वो कम्प्लीटली दोबारा से बन जाएगा। एक्चुअली हमें यूनिट सेलेक्ट करने से पहले इस बात पर ध्यान देना होता है कि यूनिट जो हो वो ऐसी होना चाहिए जो सिमेट्रिकल हो अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल्स। अगर हम इस क्रिस्टल्स के अंदर, क्रिस्टल लैटिस के अंदर बात करें यूनिट की, तो हमको एक ऐसी यूनिट डिसाइड करनी होगी जिसे अगर हम रिपीट करें तो वो एक पूरे कंप्लीट क्रिस्टल्स को दोबारा से बिल्ड कर दे या फॉर्म कर दे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमने सपोज करो ये एक यूनिट डिसाइड की 2D में, ठीक, और ये एक बहुत बड़े क्रिस्टल की यूनिट है, और अगर हम रिपीटेडली इसे रिपीट करते जाएं तो हम क्या देखेंगे कि एक सर्टेन टाइम के बाद एक पूरा क्रिस्टल बन के तैयार हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बन के तैयार हो जाएगी, और जो उसका एक सबसे छोटा पोर्शन होगा रेक्टेंगुलर, ये कहलाएगा यूनिट सेल। और ये पूरा पोर्शन जो है इसे बोलेंगे हम क्रिस्टल लैटिस। वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम बात करते हैं फेस की, तो फेस एक साइड की जो साइड होती है, उसकी सरफेस होती है, उसे कहते हैं फेस। दिस इज कॉल्ड फेस। साइड सरफेस ऑफ ए क्रिस्टल और अ यूनिट सेल इज कॉल्ड फेस। अगर इसकी एजेस की बात करें तो जहां पर दो, इन केस ऑफ 3D जहां पर भी दो फेसेस आपस में मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज। अगर हम बात करते हैं इंटरफेशियल एंगल की, तो जहां पर दो फेस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसे एक फेस मान लिया और एक फेस इसे मान लिया, तो ये जहां पर फेस मिल रहे हैं तो ये दोनों फेस जो बनाएंगे ये कहलाएगा इंटरफेशियल एंगल। अगर सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल कहलाता है जहां पर ये तीनों फेस मिलते हैं, दिस वन एंड दिस वन, यानी कि यहाँ पर तीनों एक्सिस आकर मिल जाती हैं, वो कहलाता है सॉलिड एंगल। इट्स अ वोकेबुलरी टू अंडरस्टैंड द सॉलिड स्टेट और क्रिस्टल स्ट्रक्चर और लैटिस स्ट्रक्चर। सो दिस वोकेबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पर दो फेसेस मिलेंगे उसे एज बोलेंगे, जहाँ पर तीनों एक्सिस मिलती हैं उसे सॉलिड एंगल बोलते हैं, जहाँ पर दो फेसेस मिलते हैं उसे बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। और जो फ्रंट या बैक साइड वाला किसी भी क्रिस्टल के अंदर अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर ये क्रिस्टल है और इसके अंदर हम पूछते हैं कि इसके फेसेस कितने हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 एंड दिस फ्रंट वाला 6, तो इसके फेसेस कितने कहलाएंगे? 6 फेसेस कहलाएंगे। ठीक, तो जो उनकी सरफेस होगी क्रिस्टल्स के 6 साइड्स की, वो कहलाएगी उसकी फेसेस। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें पूछते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंशिएट करें। ठीक, तो इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए जैसे कि हम पिछली बार की क्लास में पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में भी और अमॉर्फस सॉलिड के बारे में भी, लेकिन देयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, उन पॉइंट पर भी गौर देना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डिस्टिंक्स बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो अगर शेप की बात करते हैं तो हम जानते थे कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री होती है वो हमेशा डेफिनेट होती है, बट इन केस ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड दीज आर इरेगुलर इन शेप। सो इनकी शेप क्या होती है? इनरेगुलर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसके क्रिस्टल्स की बात करें तो वो एक लॉन्ग रेंज तक सिमिलर पैटर्न को ही फॉलो करेंगे, बट इन केस ऑफ द अमॉर्फस यहाँ पर पैटर्न क्या हो जाता है? आफ्टर शॉर्ट रेंज बदल जाता है। ठीक है, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमने बोला था कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वो हमेशा शार्प होता है। शार्प मीन एक ऐसा सर्टेन पॉइंट होगा जिस पर जाने के बाद जो क्रिस्टलाइंस होते हैं वो
एकदम से क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू होते आते हैं। तो इसलिए इसे बोलते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है शार्प होता है। बट इन केस ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड्स वी टॉक अबाउट कि जब आप इनको हीट करेंगे तो ये सॉफ्टन होंगे ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर और इन्हें मोल्ड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू जैसा भी हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, क्रिस्टलाइन जो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अगर हम क्लीवेज की बात करें और आप कोई शार्प एज टूल से इसे काटते हैं तो आप देखेंगे कि ये स्प्लिट हो जाएगा पीसीस में, और जो न्यू जनरेटेड सरफेसेस होंगी वो प्लेन होंगी एंड स्मूथ होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप आयरन को या किसी भी मटेरियल को जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हो आप उसे काटने की कोशिश करते हैं तो एकदम शाइनिंग एंड क्लियर सरफेसेस हमको मिलती हैं। ओके, और अगर हम बात करें अमोर्फस के केस में तो यहाँ पर अगर आप किसी शार्प टूल से इसे काटते हैं तब भी इसे काटने के बाद जो हमें शेप मिलेगी वो कैसी होगी, वो इर्रेगुलर सरफेसेस होती हैं। इवन ये थोड़ी खुरदरी होती हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा चौक वगैरह तोड़ते हैं या फिर जो क्विक लाइम आता है उसकी जो पीसीस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो वो एकदम रफ से होते हैं, खुदरे खुदरे होते हैं, दानेदार। ठीक है, अगली बात करते हैं हम हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनकी जो हीट ऑफ फ्यूज़न होती है वो डेफिनेट रहती है, बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड इनकी हीट ऑफ फ्यूज़न डेफिनेट नहीं होती। द सिमिलर प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड एज लाइक द मेल्टिंग पॉइंट। क्या जैसे हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट उनका शार्प होता है, फॉर दैट जो अमॉर्फस होते थे उनका शार्प नहीं होता, ये सॉफ्टन होते हैं। धीरे धीरे इनकी हीट ऑफ फ्यूज़न के अकॉर्डिंग इनको हीट सप्लाई करते रहना पड़ती है और फिर ये धीरे धीरे क्या होते हैं, मेल्ट होते जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है कि इन्हें एक सर्टेन टेम्परेचर पर डेफिनेट होता है कि इतनी हीट अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आसानी से अपने मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एनआइसोट्रॉपी की। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो की थी और यहाँ भी मैं एक बार बताता हूँ। एनआइसोट्रॉपी इन नेचर का मतलब होता है कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, स्ट्रेंथ होता है और जो कंडक्टिविटी होती है, दीज ऑल द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वर नॉट सिमिलर इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सिमिलर नहीं होंगी इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट इन अमॉर्फस सॉलिड दिस प्रॉपर्टी इज सिमिलर फ्रॉम एनी ऑफ द डायरेक्शंस बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर अरेंज्ड फॉर ऑल द डायरेक्शन इज इन द सिमिलर वे। ओके, हियर वी टॉक अबाउट द अदर थिंग दैट इज ट्रू सॉलिड्स। ये ट्रू सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है और इन ट्रू सॉलिड के केस में आप क्या देखेंगे कि जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं ये क्रिस्टलाइन होते हैं और ये सॉलिड्स की एक जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं, बिल्कुल सॉलिड वाली। अब बात करते हैं इनके अमॉर्फस के बारे में, तो ये स्यूडो सॉलिड्स होते हैं और या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। दैट्स मीन इनके अंदर एक करेक्टर होता है लाइक ए फ्लो लाइक एक लिक्विड्स। तो ये जो सॉलिड होंगे इनके करेक्टर की वजह से इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलेंगे या फिर स्यूडो सॉलिड्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गिलास के केस में देखा होगा, गिलास जो होता है ऊपर से पतला और नीचे से मोटा होता है क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लूइडिटी शो करते हैं, इसलिए नीचे का गिलास धीरे धीरे भारी होता जाता है। अगर ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो इनका जो अरेंजमेंट होता है ये लॉन्ग रेंज होता है इन केस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट इन केस ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड देयर अरेंजमेंट इज शॉर्ट रेंज। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू distinguish crystalline solid and amorphous solid on the basis of them. And the one thing that you have to keep remember that the true solids and anisotropy actually sometime क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि why the crystalline solids are anisotropic। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाती है जो मैंने पिछले लेक्चर में की हुई है जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थॉट लाइक मैं कई बार इसे देखा है मैनी टाइम्स कि ये पेपर में पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने अभी पढ़ी अबाउट टाइप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और ये कितने टाइप्स के होते हैं और ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, उसे समझने के लिए जो नेक्स्ट चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट वी विल स्टडी इन दिस वीडियो। ठीक है, तो हमने बात की थी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है,
दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, इन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने पहला पार्ट माना था नॉन पोलर सॉलिड्स, दूसरा माना था पोलर सॉलिड्स और तीसरा हमारा था हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो 1, 2 and the 3, these are become 3 of them. Okay, in case of them what we know कि जो नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं उसमें एटम्स जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो नॉन पोलर्स होंगे। हमने बात की थी यहाँ पर जो एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो नोबल गैसेस में होते हैं। तो अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, तो ये सारी गैसेस क्या होती हैं, नॉन पोलर गैसेस होती हैं। तो इन गैसेस के अंदर जो एटम्स होंगे, इनके जो सॉलिड बनाए जाएंगे वो कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। फिर बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपके, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, Cl2, ठीक। दीज आर ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड नॉन पोलर, क्योंकि इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कैसी है, एकदम सिमिलर है। दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सिमिलर होती है, तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके पोल्स नहीं बन पाते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिस्पर्जन फोर्स पाया जाता है, डिस्पर्जन फोर्स पाया जाता है, और इसे बोलते हैं लंडन फोर्स ऑल्सो, लंडन फोर्स पाया जाता है, ठीक। ये एक्सट्रीमली लो मॉडरेट मेल्टिंग पॉइंट्स होता है इनका, यानी कि इनको थोड़े से टेम्परेचर्स पे क्या हो जाते हैं, ये एक्सट्रीमली मेल्ट होने लगते हैं, ठीक है। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि ज़्यादातर रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो या तो ये गैसेस फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये पाए जाते हैं ये गैसेस फॉर्म में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें सॉलिबिलिटी की, तो सॉलिबिलिटी के केस में ये जो होंगे सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, यानी कि पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल नहीं होते। पोलर सॉल्वेंट्स वी टॉक्स अबाउट दैम, अंडरस्टैंड। ओके, तो हियर वी टेक these about the non-polar molecular solids. Now we talk about their examples. These are the argon, hydrogen gas, iodine. These is carbon tetrachloride, methane and carbon dioxide. This is the iodine. Iodine actually found in solid state at room temperature. तो ये laboratory में बड़ी आसानी से मिल जाता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे होंगे, जैसे हम जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके पोल्स के ऊपर अपोजिट चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर द पोल्स, इट हैज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैज़ द नेगेटिव चार्ज। जैसे अगर बात मैं करूं HCl के केस में, तो HCl में Cl जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक। और अगर हम बात करें H की, तो ये होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। या ऑन द डिफरेंसेस अगर हम बात करेंगे तो इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। तो डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अंडरस्टैंड। तो इसके बीच में जो फोर्सेस काम करेंगे वो फोर्स होंगे डायपोल डायपोल और डायपोल इंड्यूस और डायपोल अट्रैक्शन फोर्सेस, जिसके कारण क्या होगा, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो और मॉडरेट होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर ये लिक्विड और गैसेस फॉर्म में ही पाए जाते हैं, या फिर हो सकता है तो ये सॉफ्ट की फॉर्म में पाए जाएं, जिनका सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में पाए जाएं, ठीक। इनकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, और सम ऑफ द नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट्स में ये आसानी से सॉल्युबल होते हैं। जैसे लेबोरेटरी में HCl जो पाया जाता है वो सॉल्युबल फॉर्म में पाया जाता है, H2S भी सॉल्युबल फॉर्म में ही होता है। ये क्लोरोफॉर्म होता है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है लेबोरेटरी में, बट अगर आप इसको रूम टेम्परेचर से ऊपर रखते हैं या उससे पहले ही ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है एयर के अंदर, डायरेक्ट ही वेपोराइज होना शुरू हो जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं हम ईथर की और फिर कीटोन की, तो ये भी क्या होते हैं, लेबोरेटरी में आसानी से लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं। द नेक्स्ट वन और लास्ट वन जो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर पढ़ेंगे वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनके अंदर क्या होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन लिए हुए होता है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन,
तो ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ने के बाद क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इनके अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं मॉडरेट होते हैं। इवन वी कैन से देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर मोर देन नॉन पोलर और पोलर कंपाउंड्स और सॉलिड्स। बट इससे ज़्यादा होने की वजह कारण यही है कि इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। एंड दीज आर सॉल्युबल इन सम ऑफ द पोलर लिक्विड्स, लाइक H2O है तो ये क्या होता है, ए टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होता है इन द फॉर्म ऑफ आइस। और HF, NH3, H3OH और लास्ट पॉइंट हमारा जो बचता है एसिटिक एसिड, ये सब के सब क्या होते हैं, एक किस्म के नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डेड पोलर सॉल्वेंट होते हैं और इनका सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और जो इनके सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। The last point that we are going to study here, that is about नेटवर्क एटम और कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसा हमने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आई पुट इन फ्रंट ऑफ देम, तो आप इसे स्टडी कर चुके होंगे। इन सॉलिड के केस में क्या होता है, ये मोस्ट आर वेरी हार्ड, सबलाइम और मेल्ट अ वेरी हाई टेम्परेचर, मोस्ट आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनके केस में क्या होता है, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं। और अगर आप इन्हें मेल्ट करेंगे एक हाई टेम्परेचर पर तो डायरेक्ट ये क्या करेंगे, खुद ही डिकम्पोज हो जाएंगे बिफोर रीचिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड। इनके जो एग्जाम्पल हैं अगर हम बात करें तो पहला हो जाता है डायमंड और दूसरा वन हो जाता है ग्रेफाइट। इन केस ऑफ ग्रेफाइट क्या होता है, ये एक सॉफ्ट मटेरियल है जिसका स्पेशली यूज़ लिब्रिकेंट्स में किया जाता है और इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको यूज़ किया जाता है एज ए गुड कंडक्टर, बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजीली। आई ट्राई टू डिफाइन दैट इन अ वीडियो, सो ट्राई टू वॉच दैट। फिर बात करते हैं हम सिलिकॉन कार्बाइड की और सिलिकॉन ऑक्साइड की और BN कंपाउंड्स की। तो ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये सब के सब अंडर कोवेलेंट कंपाउंड्स आते हैं। एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स ओवर हियर इज़ यूज्ड द वर्ड फॉर शेयरिंग ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स हैविंग समवॉट सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग सेम होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इसमें स्पेशली कार्बन का रोल कुछ ज़्यादा ही होता है। कार्बन और कार्बन की साइड्स वाले जो ग्रुप्स होते हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं और जो एटम्सों की आपस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है वो भी इस तरह के कंपाउंड्स ही बना पाते हैं। अब बात करते हैं हम आयनिक के बारे में। तो आयनिक में क्या आते हैं, कैटायन और एनायन आते हैं। ये इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, इसे बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स। Coulombic force also it is known as, because it is due to charges, so it is called the Coulombic force. These are hard और जब आप इन्हें ब्रेक करेंगे तो ये ब्रिटाइल होते हैं, बिखर जाएंगे और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो समहाउ वेरी हाई होते हैं। ठीक, ये नॉन कंडक्टर होते हैं इन केस ऑफ सॉलिड, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द molten state or aqueous state, they works as a very good conductors. Because of their conductivity they are used as, for example we can say they are used in case of इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इनके अगर इनको प्योर वाटर में डाल दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होने लगता है। और मैनी आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जब आप इनको मोस्ट ऑफ दैम क्या होता है, जब इनको इन सॉल्ट्स को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आसानी से उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है, कैल्शियम फ्लोराइड और पोटेशियम सल्फाइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज ऑल आर द आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लास्ट पॉइंट जो हमने स्टडी किया था वो बात करते हैं हम मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इसमें कैटायन होते हैं और ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इवन एवरी मेटल हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन्स और सेम केस अप्लाइड ऑन देम, कि इनके केस में भी क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देते हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एबल कर देते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन्हें गुड कंडक्टर बना देते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेटल्स जो होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ये हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं,
अकॉर्डिंग टू, जैसे हम बोल सकते हैं हार्ड, अगर आयरन की बात करें तो आयरन हार्ड होता है, ठीक। और अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक। ये वेरी हार्ड भी होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट वेरी फ्रॉम लो टू वेरी हाई, यानी कि अगर हम बात करते हैं मरकरी की तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। जर्मेनियम की बात करो या फिर सीजियम की बात करो तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अराउंड अगर आप इन्हें हाथ में रख लेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो और फिर अगर हम बात करें ऑस्मियम की, टाइटेनियम की, प्लेटिनम की, तो ये ऐसे कंपाउंड्स के कैटेगरी में आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर क्या होगा, ये मेल्ट होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं लस्टेरियस होते हैं। लस्टेरियस का मतलब होता है ये शाइन, यानी कि आप जब इन्हें देखेंगे, इन्हें खीसेंगे तो इनसे एक चमक नज़र आएगी, लाइक दैट। सो दीज आर लस्टेरियस, ओके। ये डक्टाइल होते हैं और मिलिएबल होते हैं, यानी कि आप इन्हें पीट कर चादर बना सकते हैं और डक्टाइल आप इनसे बड़ी बड़ी वायर्स भी बना सकते हैं। ये गुड टू एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ द हीट, यानी कि हीट के गुड और एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि अगर आप क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर की जगह कोई आयरन की वायर लेकर आप यूज़ करेंगे तो तार वगैरह में आयरन वायर्स आती हैं, कॉपर वायर्स आती हैं, तो इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। सम ऑफ द एग्जांपल्स दोस्त वी नो कि लगभग 90% जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटल्स ही होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मोल्डिविडेनम, सिल्वर, कैडमियम, टंगस्टन, platinum, mercury or lead. These all are the metals and used as the good conductors, and some of them are bad conductors, not that much good, but they are used after putting some of the like impurities, they behave as a good conductors, but these all of them are the good conductors. Thank you very much for watching this video.